Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing the series I will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 5 that is international relations and within this unit we are going to do third chapter that is conflict and peace. इस दोस्त स्टूडेंट्स जो न्यू हैं वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑल वीडियोस जो मैंने इस प्लेलिस्ट में बना रखी है यूजीसी नेट जून 2025 नेम से। उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं यूनिट 1 की सारी मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है, यूनिट 2 चल रही है एंड यूनिट 5 भी पैरेलली मैंने स्टार्ट किया है। सो आप प्लीज़ ये जो भी वीडियोस पहले की हैं उनको ज़रूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है। हमने इससे पहले देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, तो हम लोगों ने बहुत वेरियस अप्रोचेस पढ़ी जिसमें कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इस बहुत सारी अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि क्या बेस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जिसमें हम लोगों ने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। अब ये जो थर्ड चैप्टर है जिसमें कि हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ व्हाट, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से रिलेशन, तो वो रिलेशन पीसफुल भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, इसको हम लोग समझते हैं। सी इन इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस दीज आर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, ये क्या है, रिकरिंग फिनोमिना है। मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, पीस होंगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, पीस होगी। फॉर एग्जांपल कि वेरियस अगर हम कोशिश देखें इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को देखें तो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, वॉर हुई, ठीक है, उसके बाद फिर पीस होता है कि ठीक है इस चीज़ को सुलझाते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस क्या है, एक रिकरिंग फिनोमिना है। ये दे मूव पैरेलली विद इन द एरिया ऑफ विद इन द एरेना ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ या इंटरेस्ट हम जिसे बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ या इंटरेस्ट क्या होता है कि जब किन्हीं भी दो स्टेट्स की, दो कंट्रीज़ की जो आइडियाज़ हैं या उनका जो इंटरेस्ट है वो मैच नहीं करता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करना चाहता है बट इंडिया टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ होता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ऐसी चीज़ किस चीज़ को, कैसे सिचुएशन को लीड करती हैं, वॉर जैसे सिचुएशंस को लीड करती हैं। ठीक है, एंड पीस क्या है, तो हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जब आइडियाज़ या इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं तो उसकी वजह से वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है। और पीस क्या है कि मतलब जब वायलेंस का एब्सेंस हो। ठीक है, पीस मतलब वायलेंस का एब्सेंस हो, एब्सेंस ऑफ मैनिफेस्ट वायलेंस। ठीक, सो ये अब बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पीस को देखते हैं, ये क्या है। देखिए, पीस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटल फ्रेंडशिप एंड हार्मनी इन द एब्सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। सो पीस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पीस के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। पीस मीन्स क्या कि सोसाइटी में फ्रेंडशिप हो, हार्मनी हो, सोसाइटल फ्रेंडशिप और हार्मनी हो और किसी भी प्रकार की हॉस्टिलिटी या फिर वायलेंस, ठीक है, नहीं हो। तो जब हॉस्टिलिटी या वायलेंस का एब्सेंस होता है और उसकी वजह से सोसाइटी में फ्रेंडशिप और हार्मनी रहती है विद इन डिफरेंट स्टेट्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीस। दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिर्फ हम पीस का मतलब यही नहीं होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पीस का एक ये बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें सोसाइटल फ्रेंडशिप एंड हार्मनी भी इंक्लूड होती है। फिर एक थिंकर थे कैनेथ बोल्डिंग, ठीक है, इनका नाम आप इम्पॉर्टेंट है। कैनेथ बोल्डिंग ने एनालाइज किया था कि देयर आर सम पॉजिटिव एज वेल एज सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पीस।
पीस के होने के कुछ पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स हैं और कुछ निगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं। ये किसने बताया था? केनेथ बोल्डिंग ने बताया था। सो पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें, मतलब पीस का अगर हम पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करें, तो पीस क्या सिग्निफाई करता है? A condition of good management, orderly resolution of conflict, harmony allocated with mature relationship, gentleness and love। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अगर पीस है किन्हीं भी दो कंट्रीज़ में या स्टेट्स के बीच में पीस है, तो उसमें क्या होता है, एक तरह से पीस एक ऐसी कंडीशन को सिग्निफाई करता है जहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑर्डर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही बेटर वे में रिजॉल्व होते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट होता है और हारमोनी रहती है रिलेशनशिप में, लव रहता है, जेंटलनेस रहता है। तो पीस का ये एक पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन अगर हम पीस का निगेटिव साइड को देखने की कोशिश करें, तो इट इज़ द एब्सेंस ऑफ टर्मोइल, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। ठीक, सो पीस को हम लोग दो तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पीस को अगर हम लोग पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करें तो वो ये कि इससे क्या क्या होता है, हार्मनी रहेगी, जेंटलनेस, लव रहेगा, फ्रेंडशिप रहेगी, एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व रहेंगे। तो ये अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, और निगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि पीस का होने का मतलब कि टर्मोइल ना होना, टेंशन ना होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट या वॉर ना होना, ये है पीस को। तो ये बस पीस को ही दो तरीके से बताया है कि पीस का होना से दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव वे में कि पीस होने की वजह से लव, फ्रेंडशिप, हार्मनी ये सब रहेगा, और अगर हम निगेटिव साइड देखें तो वो ये कि टर्मोइल नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, वॉर नहीं होगा पीस होने की वजह से। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ पीस आपको समझ में आएगा। इतना ही समझने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पीस को समझा, वैसे ही अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। जैसे उसमें हमने देखा पीस में पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड निगेटिव एस्पेक्ट, उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट के भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं और निगेटिव भी एस्पेक्ट होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब क्या? व्हेन इट डायरेक्ट्स टू इनजस्टिसेस दैट नीड टू बी एड्रेस, व्हेन इट प्रमोट्स मच नीडेड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स, लीड टू क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर जो भी इनजस्टिसेस हो रही हैं उनको एड्रेस किया जाए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की ज़रूरत है उसको चेंज किया जाए सिस्टम में, ताकि बेटर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी होते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होते हैं कि जो इनजस्टिस हो रही है उस इनजस्टिस को एड्रेस किया जा सके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है तो उसमें चेंज लाया जा सके ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और कॉन्फ्लिक्ट का ही निगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि यही कॉन्फ्लिक्ट अगर वायलेंस क्रिएट करे या उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या होगा कि वायलेंस होने की वजह से क्या होगा कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगी, पेन होगा, ट्रॉमा होगा। जैसे कि इजराइल वॉर, गाज़ा और रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ, तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं एक तरीके से। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या हुआ, जब इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स ने वायलेंस का रूप ले लिया तो जिसकी वजह से काफ़ी ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रही है, पेन एंड ड्रामा होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है कि कभी कभी इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि जिसकी वजह से जो इनजस्टिस होती है सोसाइटी में, जो अन्याय होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर विद इन इंडिया अगर देखा जाए तो अन्ना हज़ारे ने जब करप्शन मूवमेंट के स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो करप्शन था एक तरह से ये इनजस्टिस था, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी निगेटिव भी होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के दोनों कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी हमने देख लिया एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख लिया। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर। वॉरफेयर में कैसे कैसे चेंज आए, कैसे वॉर में का चेंजिंग नेचर अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए वॉरफेयर मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझिए, दैट इज कंडक्ट ऑफ वॉर। वॉर को कंडक्ट करने में जो क्या चेंजेस आए हैं वो हमें देखना है। चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। वॉरफेयर मीन्स वॉर को कैसे कंडक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। सो द नेचर ऑफ वॉर is related to conflict of ideas and conflict of interest which may be characterized as, ठीक है।
वॉर क्यों होता है, या वॉर होने का रीज़न क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ होंगे या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में? देखिए, नेशनलिज्म को लेके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एथनोसेंट्रिज्म या डीह्यूमनाइजेशन ऑफ अदर्स। जीनोसाइड होगा, जैसे कि जर्मनी में हो रहा था, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर लोगों ने वॉर किया कि नहीं ये गलत हो रहा है। रिलीजियस वॉर होना, आइडियोलॉजिकल वॉर होना, जैसे कि कोल्ड वॉर हुआ था ड्यूरिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो सुपर पावर्स इमर्ज होके आई थी, यूएस एंड यूएसएसआर, तो उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था क्योंकि उनमें आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे। रशिया किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी? सोशलिज्म आइडियोलॉजी को। एंड यूएस किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था? लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को। तो दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियाज़ थे, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों ही सुपर पावर थी, तो उनमें वो कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन था। बट 1990s के बाद कोल्ड वॉर, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वो वॉर एक तरह से वहीं से यूएस जो है वो इमर्ज आउट हुआ एज अ सुपर पावर। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इन पॉइंट्स पे आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एंड जिसकी वजह से वो चीज़ वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट का नेचर है वो चेंज होगा। लेट 20th सेंचुरी में स्टेट अगेंस्ट स्टेट मॉडल स्टार्ट हुआ, जैसे कि रशिया यूक्रेन। ठीक है, लेट 20th सेंचुरी में ये क्या था? एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था। इनिशियली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे या वॉर हुए थे वो कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स का अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे, लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। बट लेट 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जो नेचर ऑफ वॉर था वो चेंज हुआ। वो किसके अगेंस्ट में था? स्टेट अगेंस्ट स्टेट मॉडल, जैसे कि रिसेंट रशिया एंड यूक्रेन, ये इसका एग्जाम्पल है बेस्ट। ये क्या है? ये आर्म्ड वॉर। फिर धीरे धीरे वॉरफेयर और उनका नेचर कैसे चेंज हुआ। अब जो है ये आर्म्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, इस टाइप के वॉर अब अभी बहुत सालों से नहीं हो रहे हैं। अब कैसे वॉर होते हैं? साइबर अटैक्स होता है, जैसे कि सोशल मीडिया पे इनोवेटिव यूज़ ऑफ साइबर अटैक करके, डेटा माइनिंग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निगेटिव यूज़ करके। तो इस टाइप की भी ये अब वॉर का जो है वो फिजिकल वॉर होने की जगह इस टाइप का नेचर भी चेंज मतलब आया हुआ है। ठीक है, फिर ये सोशो साइकोलॉजिकल टैक्टिकल अटैक्स होना, जैसे रिफ्यूजी पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करना ताकि क्या हो सके? प्रोटेस्ट को इंसाइट करना, मींस प्रोटेस्ट को, विद्रोह फैलाना। ठीक है, तो ये क्या है? साइकोलॉजी और सोसाइटी में को टैक्टिकल वे में अटैक करना, साइकोलॉजी को पे इम्पैक्ट करना। ठीक है, रिफ्यूजी पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सो वॉर का देखिए कैसे कैसे नेचर चेंज हो रहा है, उसके सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर टेररिज्म भी एक टाइप का वॉरफेयर ही है। ठीक, ये किसके बिटवीन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स या प्रॉक्सीज होते हैं। फिर बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर्स भी होते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे बोला जा रहा था कि चाइना ने एक तरह से केमिकल वॉर किया है, बायोलॉजिकल वॉर किया है, कि कोविड को फैलाया है जो कोरोना वायरस था। ठीक है, फिर न्यूक्लियर वॉर भी वॉर का ही नेचर है। डिप्लोमेटिक वॉर होना, जैसे कि चाइना का वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ठीक है, ये क्या है? एक डिप्लोमेटिक वॉर है। और इकोनॉमिक वॉर होना, जैसे कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है, जिसमें वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए उसने एक ऐसी टैक्टिक्स निकाली है कि रोड्स को और मतलब कनेक्ट करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ को, और उस रोड या सी रूट के थ्रू जो है इकोनॉमी या ट्रेड करेंगे। तो ये क्या है? एक तरह से ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे जो है चेंजेस आ रहे हैं वॉरफेयर के नेचर में। अब कुछ क्या फैक्टर्स हैं ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पहले इनिशियली वॉर होते थे, मोस्टली आर्म्ड वॉर होते थे। ठीक है, फिर ये चेंज होके साइबर अटैक्स में सोशो साइकोलॉजिकल अटैक्स हो गए, या टेररिज्म, या बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉर होना, न्यूक्लियर वॉर होना। तो ये जो नेचर वॉर का जो नेचर है, ये जो चेंजेस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसके क्या फैक्टर्स हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए।
तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनोवेटिव डेवलपमेंट्स एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इसकी वही ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से वॉर में भी चेंजेस आ रहे हैं। वॉरफेयर में पॉलिटिकल चेंजेस होना, प्रॉक्सीज का राइज होना। प्रॉक्सीज मतलब कि जो अदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो ज़्यादा इमर्ज आउट हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो इजीली हो जाना बिकॉज ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट वगैरह की वजह से। इंसर्जेंट मूवमेंट होना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा बढ़ना। तो इन वजह से भी ये फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स की वजह से जो वॉर का नेचर है वो चेंज हो रहा है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब इस जो चैप्टर में है ना, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही हैं, उन्हीं को हम लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब ऐसे हथियार जो बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कॉज करें, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या WND। ये जो टर्म है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये कब यूज़ हुआ था? सबसे पहले 1937 में, ये तब से ये यूज़ हो रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद जैसे अब इसमें क्या क्या होता है वेपन्स ऑफ मास, लाइक न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अदर डिवाइसेस, ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर वेपन, रेडियोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये वेपन्स जो हैं वो किस मतलब स्मॉल स्केल में डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को हार्म करते हैं। सो इसीलिए जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और एक इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया गया है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स को हम लोग क्या कहते हैं, NBC, क्योंकि ये जो 3 टाइप के वेपन्स होते हैं ये बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक जो हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में बाय US, जब तो कितने लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ था, लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स हैं या बायोलॉजिकल वेपन है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस है, वायरस चाइना ने, जैसे सपोज अगर चाइना ने कोरोना वायरस उसी ने अगर फैलाया, उसने किसी के अपने लैब में उस चीज़ को क्रिएट किया एंड देन उसके बाद उसको फैलाया, तो देखिए कितनी लार्ज स्केल में इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस किया, और ये ऑल ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज़ स्प्रेड हो गई। सो बायोलॉजिकल वेपन हो या कोई केमिकल वेपन हो, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ही लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। हाई फ्लाइंग बैटलशिप्स ऑफ एयर, जैसे कि थ्रेट टू सिविलियन सेंटर्स, World War II जो 1939 से 45 के बीच में हुआ था, वहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ही था कि न्यूक्लियर अटैक हुआ नागासाकी एंड हिरोशिमा में, फायर बॉम्बिंग हुई जैसे जर्मनी, टोक्यो, जापान में। सो ये सब की वजह से क्या हुआ था कि बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हुआ। तो वेपन्स विद कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन मैसिव स्केल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे वेपन्स जो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब हार्म पहुँचाएँ, डेथ बहुत ज़्यादा हो उसकी वजह से, तो वो हम उन्हें क्या बोलते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब कंसर्न क्या है कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेके क्या मेन कंसर्न है, तो कंसर्न है वो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये WMD शॉर्ट फॉर्म में हम बोलें, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, और ये अगर गलत हाथों पे है, गलत कंट्रीज़ के हाथ में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये निगेटिव वे में ये लोग निगेटिव वे में हार्म पहुंचाने, आम सिविलियन लोग को हार्म पहुंचाने में इन्हें अच्छा लगता है। तो अगर गलत हाथों में ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बढ़ते जाएंगे तो उस पूरे एज अ होल ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरा बन जाएगा। सो ये मेन कंसर्न है। अब इस कंसर्न को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स किए गए ये हमें समझना है। तो सबसे पहला एफ़र्ट्स
जो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। सो 1968 में NPT ट्रीटी हुई, जिसमें कि ये बोला गया कि जो ये WMD हैं इनका प्रोलिफरेशन ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए न्यूक्लियर नॉन NPT ट्रीटी हुई 1968 में। अब ये जो मैंने ट्रीटीज़ लिख रखी हैं 4 ट्रीटीज़, ये आपको इनके सीक्वेंस को लर्न करना है, बिकॉज ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आता है कि सपोज़ आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा, ये चारों ट्रीटी के नाम दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि कौन सी ट्रीटी कब आई, ठीक है। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर नॉन NPT जो ट्रीटी थी वो 1968 की, ये सबसे पहली ट्रीटी थी। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ BWC जो कि 1972। फिर केमिकल, सबसे पहले बायोलॉजिकल को लेके हुआ कन्वेंशन, फिर केमिकल वेपन्स को लेके हुआ 1993 में, और फिर UNSC रेजोल्यूशन 1540 2004 में। ये तो ये जो चारों चीज़ें थी ये किस चीज़ों के लिए थी? ऑल स्टेट शैल रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी फॉर्म ऑफ सपोर्ट to non-state actors that attempt to develop, acquire, manufacture, process, transfer, use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery for terrorist पर्पस। सो ये जो चारों एफर्ट्स थे इनका पर्पस मेन अगर हम कंसोलिडेट करें तो मेन पर्पस क्या थे कि स्टेट्स जो हैं किसी भी नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट ना प्रोवाइड करें और उस चीज़ को रोकें नॉन स्टेट एक्टर्स को कि वो इन टाइप के वेपन्स को NBCs को जो है डेवलप या एक्वायर ना कर सके, या मैन्युफैक्चर ना कर सके, ट्रांसपोर्ट ना कर सके, ट्रांसफ़र ना कर सके किसी भी टेररिस्ट पर्पस के लिए। सो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि WMD क्या है और WMD के लिए मेन कंसर्न क्या है, और उस कंसर्न के लिए जो सोल्यूशन देखा गया या उसके लिए जो एफ़र्ट्स लिए गए हैं वो कौन कौन से एफ़र्ट्स लिए गए। ओके, this is the concept of weapons of mass destruction. Now the next concept is of deterrence. ये deterrence means क्या होता है, इस चीज़ को clear way में समझिए। See, deterrence means it is an action of discouraging an action or event through instilling doubt or fear of consequences. Means what कि ऐसा एक्शन कर लेना जिससे कि दूसरा स्टेट जो है, कोई भी स्टेट है, उसके माइंड में ये फियर हो या डाउट हो कि अगर मैं सपोज़ कोई निगेटिव स्टेप लेते हैं तो उसका मुझे कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। तो दिस इज़ डेटरेंस, इसका मतलब डिटरेंस ये है। सो इट इज़ अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी अंडर विच वन पावर यूजेस थ्रेट ऑफ रेप्रिजल मीन्स आई टू प्रिवेंट एन अटैक फ्रॉम एडवर्सरी पावर। ठीक, तो जो पावर मतलब जो स्टेट अगर कोई है या ऐसा पावरफुल स्टेट है जो निगेटिव या हार्म पहुंचाने के बारे में सोचता है, तो उसके अंदर एक फियर होना या डाउट होना, उसके अंदर एक डर होना कि अगर मैंने कोई निगेटिव स्टेप लिया या कुछ किया तो मुझे सामने वाले स्टेट या कंट्री के भी मुझे उसका जवाब देगी, आई फॉर आई। सो दिस इज़ कॉल्ड डेटरेंस स्ट्रैटेजी टू डिसवेड adversary from undertaking an action not yet started or to prevent them from doing something that another state desires। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि जो एडवर्सरी पावर है उसको रोका जा सके, या उसने कोई एक्शन लिया अभी नहीं है उसको उस चीज़ से प्रिवेंट किया जा सके कि वो ऐसा निगेटिव स्टेप ना ले, ताकि एक हार्म को मतलब बड़े हार्म को रोका जा सके। सो दिस टर्म was first emerged during Cold War, focused on antagonistic relation between two super powers। ठीक है, जैसे कि World War I हुआ और World War I-II 2 हुए, उसमें कि उन दोनों का रिजल्ट क्या था, उन दोनों का कॉन्सिक्वेंस क्या था कि दोनों ही पार्टीज़ को काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी नुकसान हुआ। और World War II के बाद तो जो जापान का न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके ऊपर, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही उसके बाद नुकसान देखा गया। तो जब
कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएस एंड रशिया क्योंकि दोनों ही सुपर पावर थी, तो वहाँ भी ये डेटरेंस वाला कॉन्सेप्ट इमर्ज आउट हुआ कि क्योंकि दोनों ही सुपर पावर थी और अगर फिर से कोई वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होगा, लाइफ को नुकसान होंगी, डेथ होंगी बहुत सारी। तो ऐसा सिचुएशन ना आए इसलिए एक डेटरेंस क्रिएट किया जाए। डेटरेंस मैंने आपको बताया, डेटरेंस क्या है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि सामने वाली पार्टी को ये दिखाना कि उसके माइंड में एक डाउट भरना, एक फियर डालना कि अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो उसके अगेंस्ट पे मैं जो अदर पार्टी है वो भी निगेटिव स्टेप लेगी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज यूएस भी पावरफुल कंट्री थी और रशिया भी पावरफुल कंट्री थी ड्यूरिंग, दोनों ही सुपर पावर थे कोल्ड वॉर में के टाइम पे, अगर सपोज अमेरिका कोई भी स्टेप लेता तो रशिया भी उसको टिट फॉर टैट ज़रूर करती। तो दोनों के माइंड में ये डर था कि हाँ अगर मैंने कोई निगेटिव स्टेप लिया या अटैक किया तो मुझे वापस से अटैक मिलेगा और दोनों के ही लिए वो नुकसान होगा। तो ये डेटरेंस था। ठीक है, आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि ये डेटरेंस मतलब क्या है। अब कंट्रीज जो हैं कैन हैव टू टाइप्स ऑफ डेटरेंस, एक तो डायरेक्ट डेटरेंस और एक एक्सटेंडेड डेटरेंस। डायरेक्ट डेटरेंस मतलब किसी का डर, मतलब दोनों पार्टी में डायरेक्ट एक डेटरेंस होना कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया एंड पाकिस्तान में एक ये डेटरेंस, पाकिस्तान के अंदर एक फियर है, एक डर है, डाउट है कि अगर मैंने बहुत बड़ा वैसा स्टेप कुछ और ले लिया तो क्या होगा, इंडिया रिटेलिएट करेगा। ठीक है, और एक होता है एक्सटेंडेड डेटरेंस, जैसे कि जब अलाइज के थ्रू, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड डेटरेंस, अब यही एग्जांपल अगर हम फिर से आपको दें तो यूएस सपोर्ट कर रहा है, अभी आज की ये न्यूज़ थी कि यूएस जो है वो इंडिया का ये सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ आपको पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, टेररिज्म के ख़िलाफ़ आपको लड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि यूएस भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये एक तरह से एक्सटेंडेड डिटरेंस हो गया। सो ऑन अलाइज लाइक जापान, साउथ कोरिया अंडर यूएस एक्सटेंडेड डिटरेंस। ठीक, सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ये जो डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है ये किसने डेवलप किया, बर्नार्ड ब्रॉडी, हरमन कहन, मियोशिमा, थॉमस शेलिंग, दीज आर द नेम्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अब इसका रेलेवेंस क्या है 21st सेंचुरी में, इसका जो रेलेवेंस है वो थोड़ा सा अभी इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा धुंधला है, और रीज़न पर है इसका डिटरेंस का रेलेवेंस है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से भी एक तरह से ये भी एज अ डिटरेंस का ही काम करता है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होने की, सॉरी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होने की वजह से। नाउ अब हम लोग ये डिटरेंस का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं, अब ये एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल डिटरेंस। ये क्या है, इसको मैं अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल डिटरेंस क्या है, तो ताइवान जो है वो, अगर आपको चाइना और ताइवान की थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पता होगी तो चाइना और ताइवान की हिस्ट्री यही थी कि पहले जब चाइना और जापान का वॉर हुआ था तो उस टाइम पे जो है जो ताइवान था वो जापान ने, क्योंकि चाइना जो है वो हार गया था उस वॉर में, तो जापान के अंडर में वो ताइवान आ गया था। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सरेंडर किया तो यूएस ने और उनके अलाइज ने इस चीज़ को एग्री किया कि ये ताइवान जो है वो चाइना के अंडर में रहेगा। तो जो ताइवान है उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, फुल इंडिपेंडेंस नहीं है, चाइना के कंट्रोल में वो रहता है। अब डुअल डिटरेंस क्या है कि इट इज़ यूज्ड बाय यूएस प्लेजेस टू ऐड ताइवान अगेंस्ट द अटैक बाय चाइना। तो ये डुअल डिटरेंस क्या कि यूएस जो है ये प्लेज करता है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे तो यूएस हेल्प करेगा ताइवान की। बट ये वेगली वर्डेड प्लेजेस है, मतलब ये जो प्लेज लिया है, मतलब ये जो यूएस ने बोलता है ये बहुत ही वेग है, ये बहुत ही क्लियर नहीं उसने बोला है, ये उसने क्लियर एश्योरेंस नहीं दिया है दोनों साइड को कि वो ऐसा ही करेगा यहाँ पे। तो ये डुअल डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है। आपको और अगर हम क्लियर में आपको समझाएं तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी और एक वर्ड होता है तो वो तो डुअल डिटरेंस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी मतलब क्या कि जब यूएस के पास अधिकार है ताइवान को असिस्ट करने का मिलिट्रीली, मींस ताइवान को मिलिट्री पावर में हेल्प करने का उसके पास अधिकार है,
अगर मान लीजिए चाइना के साथ उसका ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन यूएस ने जो है इस चीज़ को कमिट नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी हो गई। एम्बिग्यूटी मतलब कि कोई चीज़ क्लियर नहीं थे। और डुअल डिटरेंस मतलब ये है कि यूएस डजंट ओनली सीक्स टू डेटर चाइना फ्रॉम अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन ताइवान। सपोज चाइना जो है कोई भी अनप्रोवोक्ड अटैक करता है ताइवान के ऊपर, तो यूएस जो है वो एक डिटरेंस का वर्क करेगा, क्योंकि चाइना के माइंड में ये रहेगा कि अगर मैंने अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, तो यूएस ताइवान का सपोर्ट करेगा। और एक और डिटरेंस ये भी है कि ताइवान भी सपोज अगर चाहे कि कॉन्फ्लिक्ट करना चाइना से, किसी भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जो अवॉइड की जा सकती थी, बट ताइवान ने खुद प्रवोक किया अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने के लिए वॉर, तो उस टाइम पे भी यूएस एज अ डिटरेंस वर्क कर सकता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल डिटरेंस। आई होप ये जो डुअल डिटरेंस टर्म है ये एक्चुअली यूएस, चाइना और ताइवान इन्हीं तीनों कंट्री के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अभी क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पूरा ही चैप्टर कॉन्फ्लिक्ट और पीस पे है, तो पीस के लिए और कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ते हैं। ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब क्या कि अगर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में या स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। दैट इज़ पीसफुल एंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रेट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे जो है रेट्रीब्यूशन मीन्स रिटेलिएशन। ठीक है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को या रेट्रीब्यूशन को पीसफुली एंड किया जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पीटर वॉलस्टीन जो थे, इनके ये एक थिंकर हैं, इनकी बुक थी अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये बुक किसकी है, तो पीटर वॉलस्टीन की। ठीक है, तो एक ऐसा सोशल सिचुएशन जहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं और जिनके पास आर्म रिसोर्सेज हैं, वो वॉलेंटरली एक ऐसे एग्रीमेंट को साइन करें या रिजॉल्व करें जिसमें कि वो ये एग्रीमेंट करें कि वो दोनों जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं वो पीसफुली रहेंगी और उनके जो बेसिक इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा एंड सीज टू यूज़ आर्म्स अगेंस्ट वन अनदर। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसी सोशल सिचुएशन जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं और दोनों के पास आर्म रिसोर्सेज हैं, तो वो एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करें जहाँ पे वो लोग इस चीज़ को एग्री करें कि हाँ हम पीसफुली रहेंगे, जो भी हमारी बेसिक इनकॉम्पेबिलिटीज़ हैं उनको हम डिज़ोल्व करते हैं और हम एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स को नहीं यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब वेरियस डायमेंशन, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक है कॉग्निटिव डायमेंशन, दूसरा इमोशनल रेजोल्यूशन एंड थर्ड इज़ बिहेवियर रेजोल्यूशन। कॉग्निटिव रेजोल्यूशन मतलब क्या, अगर सिंपल वे में बोले कि इट इज़ द वे डिस्प्यूटेंट्स अंडरस्टैंड एंड व्यू द कॉन्फ्लिक्ट विद बिलीव्स। ठीक है, मतलब कि आपने वॉर को समझा कि वॉर किस वजह से हो रहा है। कॉग्निटिव मीन्स क्या, नॉलेज का यूज़ करना, अपने माइंड को यूज़ करना, कॉग्निटिव नॉलेज को यूज़ करना। तो आपने वॉर को समझा कि ये वॉर किस वजह से होता है, उस रीज़न को समझा, कॉन्फ्लिक्ट को देखा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है और उसको अंडरस्टैंड करके रिजॉल्व किया। दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव रेजोल्यूशन। इमोशनल रेजोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि एक इमोशनल एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो जाना कि किस वजह से डिस्प्यूट हो रहा है और उसको हम रिजॉल्व करें इमोशनली। बिहेवियरल रेजोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि डिस्प्यूट उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके। ठीक है, सो दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस द 7 थ्योरेटिकल मैकेनिज्म। ये जो 7 थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पीटर वॉलस्टीन, दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे इन्होंने ही सबसे ज़्यादा लिखा। सो पीटर वॉलस्टीन ने अपने 7 थ्योरेटिकल मैकेनिज्म दिया इसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, सो सबसे पहला उन्होंने क्या बताया कि अ शिफ्ट इन प्रायोरिटीज़ फॉर वन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। कैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है कि जब जो पार्टीज़ जिस बात पे किन्हीं बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, क्योंकि उन दोनों के आइडियाज़ या इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इसी वजह से दो पार्टीज़ के बीच में
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी एक भी पार्टी का क्या करें, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको शिफ्ट कर दें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंटेस्टेड रिसोर्सेज को डिवाइड करना, जिस वजह से वॉर हो रहा है उस पे क्या कर दें, सपोज अगर किसी रिसोर्सेज को लेके वॉर हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस वाटर है, तो ये इंडिया से भी होकर इसका पानी आता है और पाकिस्तान में भी जाता है। आप सपोज इसी रिसोर्स पे लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होने लग जाए, तो इस लड़ाई को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, जो रिसोर्स पे लड़ाई, जो रिसोर्स लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है, उसको प्रॉपर वे में डिवाइड कर देना, ठीक है। थर्ड, इन्होंने क्या मैकेनिज्म बताया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जा सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग। अब ये जो टर्म है, इस टर्म को समझिए क्या है हॉर्स ट्रेडिंग, कि एक तरह से अनऑफिशियल डिस्कशन करना, ठीक है, जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनके बीच में एग्रीमेंट ऐसा करना जिससे दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है, ये अनऑफिशियल डिस्कशन होना, इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। फोर्थ मैकेनिज्म इन्होंने क्या बताया, पीटर वॉलस्टीन ने, टू शेयर कंट्रोल एंड रूल टुगेदर ओवर कंटेस्टेड रिसोर्स। जो कंटेस्टेड रिसोर्स है उसको शेयर सही से करना, उसका कंट्रोलिंग सही से करना, या दोनों पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उसकी रूलिंग सही से करना। सो दिस वॉज द फोर्थ mechanism given by Peter Wallerstein for resolving conflict. फिफ्थ क्या था, parties agree to leave control to someone else, या फिर जो conflicting parties हैं वो अपना कंट्रोल ही छोड़ दे, दोनों ही parties कंट्रोल छोड़ दें। सिक्स पॉइंट क्या बताया, resort to conflict resolution mechanism, या arbitration कर ले, या कोई legal procedures के थ्रू अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, या कुछ अदर इश्यूज हैं तो इस तरह से, ठीक है। सो दिस वाज द सेवंथ आर्टिकल मैकेनिज्म बाय पीटर वॉलस्टीन। हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और इससे पहले डेटरेंस, फिर डुअल डेटरेंस, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब एक नया कॉन्सेप्ट, एक तो हमने अब ऊपर पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, एंड जो भी कॉन्सेप्ट थे कॉन्फ्लिक्ट या पीस से रिलेटेड, वो सारे टर्म्स मैंने आपको टू द पॉइंट इस लेक्चर में समझा दिया है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, देखिए ये दोनों का वर्ड अगर देखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये मे बी आपको सिमिलर लग रहे हो बट डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट है और उसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको एक एग्रीमेंट के थ्रू या कि अदर के कोई भी तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ, 1960s एंड 70s में, इन द कंटेस्ट ऑफ अर्ली कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च। जब कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च हो रही थी, या कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, या डेवलपमेंट रिसर्च हो रहे थे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। सेंघास एंड क्रिपेंडॉर्फ, ये दो नेम हैं, दीज नेम आर इम्पॉर्टेंट, जो इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। जो आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन था वो इन ये जो रिसर्चर्स थे इनके में ये वर्ड यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये रिसर्चर्स के नेम हैं, सेंघास एंड क्रिपेंडॉर्फ। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टू फ्रेम द वे इन विच पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स आर डिस्कस्ड एंड परसुएड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हैबिचुएटेड सिस्टम टू पीस सिस्टम। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, कैसे ट्रांसफर करना, कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हैबिचुएट सिस्टम है तो उसको कैसे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर देना, पीस सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर देना। देखिए अब डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि एक ऐसा इस मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या प्रायोरिटी होती है कि एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ही सॉल्व हो जाए। और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एक दूसरे को समझें और स्ट्रॉन्गर रिलेशन को बिल्ड करें ताकि ट्रस्ट और लॉन्जिविटी मेंटेन हो सके, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रिजॉल्व नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट को ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है ताकि जो एक दरार बन चुकी है वो दरार हट जाए, एक दूसरे को समझे क्यों वॉर हो रहा है, और उस वॉर को मतलब
कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज हुआ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हुआ है इस चीज़ को समझें और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करे, ट्रस्ट डेवलप करे वापस से। सो दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये जो नेम है जॉन पॉल लेडरिच एंड मार्टिना फिशर एंड नॉर्बर्ट रोपर्स, इन्होंने देखिए इनकी बुक थी जॉन पॉल की, ये इंपॉर्टेंट है, 2 ही 4 बुक्स हैं। द लिटिल बुक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे जो बुक लिखी है वो एक जॉन पॉल लेडरिच ने लिखी है, जिसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब बताया कि इंगेज इन कंस्ट्रक्टिव चेंज एफर्ट्स दैट इंक्लूड एंड गो बियॉन्ड रेजोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसी भी कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना और कंस्ट्रक्टिवली चेंज करना रिलेशंस को, तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये बताया। और इन्होंने 2 वेरीफिएबल रियलिटीज़ भी बताएं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ह्यूमन रिलेशंस पे होना नॉर्मल है। ये बात तो सही भी बोली उन्होंने, क्योंकि अगर कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, चाहे वो एक नेशन का दूसरे नेशन से हो, कंट्री का दूसरे कंट्री से हो, चाहे वो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से हो, चाहे एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से रिलेशन हो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और इन्होंने दूसरी चीज़ क्या बताई जॉन पॉल लेडरिच ने कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मोटर ऑफ चेंज। अगर आपको सोसाइटी में कोई भी चेंजेस आए हैं या कोई भी चेंजेस किसी भी रिलेशनशिप में दिखे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से उसके बाद तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चेंज लाने के में हेल्पफुल करता है। ये भी उन्होंने बोला कि इट इज़ अ मोटर ऑफ चेंज। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप जॉन पॉल लेडरिच की बात आपको समझ में आ गई कि इनकी बुक का नेम इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा, द लिटिल बुक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मार्टिना फिशर एंड नॉर्बर्ट रॉबर्ट्स, इनकी बुक क्या थी, बर्गॉफ हैंडबुक ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इस बुक में इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, इसको 1 मिनट देख लीजिए। जेनरिक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जो डीप रीटेड इश्यूज हैं अन्याय के, उन्हें डील किया जा सकता है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया कॉन्फ्लिक्ट का। हमने स्टार्टिंग जब इस लेक्चर की स्टार्टिंग किया था तो उस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक निगेटिव एस्पेक्ट होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट से एक सोसाइटी में जो अन्याय हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी में कोई अन्याय हो रहा है या कोई चेंज लाने की ज़रूरत है तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ होगा तभी तो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में सती प्रथा बहुत ज़्यादा था। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हुआ किसके किसके बीच में, जो फॉरेनर्स थे और इंडिया की, उन्होंने जब इस प्रथा को देखा तो उन्हें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगा और इंडिया के भी कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। सो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हुए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ क्योंकि उन्हें ये अन्याय लगा तो वहाँ पे फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुआ और इस कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या आया कि सती प्रथा को हटा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को भी हटा दिया गया। क्यों, इससे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। सो इसलिए समझ में आया कि कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और कॉन्फ्लिक्ट का निगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से अगर निगेटिवली वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो हार्म भी पहुंचाता है बहुत लेवल पे। तो जो मार्टिना फिशर एंड नॉर्बर्ट रोपर्ट्स हैं, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जो सोसाइटी में जो अन्याय हो रहे होते हैं किन्हीं कुछ इश्यूज़ में, उसको डील करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने बोला ये कंस्ट्रक्टिव चेंज भी लाता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टू इंक्रीज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव चेंज के बारे में बताया कि कॉन्फ्लिक्ट के जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने भी देखे, मतलब मैंने आपको समझाया ना कि कॉन्फ्लिक्ट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड निगेटिव से। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फ्लिक्ट इस टाइप के हों जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ा सकें और कॉन्फ्लिक्ट के जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको घटा सकें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव चेंज लाना। तो मार्टिना फिशर एंड नॉर्बर्ट रोपर्ट्स ने इस बारे में बोला। So this is all about this topic. I hope you have liked this lecture. So please like, share and subscribe this channel, and those students who are new, please watch the previous videos also so that you can get
बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसको अच्छे से अपने नोट्स भी बनाइए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा सोर्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियोस को फॉलो करते हैं और नोट्स बनाते हैं एंड मल्टीपल टाइम रिविज़न करते हैं एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप इतना करते हैं तो यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्ज़ाम। ओके, सो अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू सो मच।